नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे चूरू की, जहां पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 58 ग्राम गांजा बरामद किया। साथ ही बात करेंगे इटावा की, जहां एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया। आगे बात करेंगे सोनभद्र की, जहां पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 8 कुंटल गांजा बरामद किया। अगली खबर भी सोनभद्र से है, जहां चैत्र नवरात्र की अष्टमी को मां गौरी की पूजा करने मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। राजोलदेसर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 58 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सूचना मिली थी कि थाना अंतर्गत ग्राम भरपासर में बन्ना नाथ पुत्र रामेश्वर सिद्ध अपने घर में कोई संदिग्ध सामान छिपाए हुए हैं और कहीं बेचने की फिराक में है, जिस पर थाना अधिकारी कमलेश कुमार जाब्ता घर पहुंचे और दबिश देकर मकान की तलाशी की। तलाशी के दौरान हॉल में लटकी तस्वीर के पीछे प्लास्टिक की थैली में अखबार के टुकड़े में गांजा छिपाया हुआ मिला। पुलिस ने 58 ग्राम मादक पदार्थ गांजा सहित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। इस मिशन में थाना अधिकारी कमलेश कुमार, हेड कांस्टेबल रोशन लाल, कांस्टेबल विद्याधर और महिला कांस्टेबल अनीता आदि ने इस कार्यवाही में साथ दिया। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। इटावा के चोबिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया। मृतक व्यक्ति द्वारा एक सुसाइड नोट भी छोड़ा गया, जिसमें उसकी पत्नी और ससुराली जनों के नाम लिखे हुए हैं। इस पूरे मामले पर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नाम का एक व्यक्ति है, पुत्र रामवीर सिंह यादव, उम्र लगभग 25 वर्ष। ये चोबिया थाना अंतर्गत के एक गाँव के निवासी हैं और ऐसा बताया जाता है कि पारिवारिक क्लेश की वजह से उन्होंने आत्महत्या किया है। और उसमें उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा है लंबा चौड़ा, उसमें जो है अपने परिवार के सदस्यों, मतलब जो उसके साली हैं, साले हैं, सास हैं, पत्नी सहित सबको जिम्मेदार ठहराया है। बाकी इसकी जांच की जा रही है। सबको कब्जे में लेकर के पंचायतों में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा चुकी है और जो भी तदनुसार तथ्य सामने आए तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल फ़ोन में भी एक जिक्र आया है सुसाइड नोट में कि मोबाइल फ़ोन में तमाम सबूत है। क्या मोबाइल फ़ोन की भी कोई जांच की जा रही है? निश्चित तौर से मोबाइल फ़ोन को कब्जे में ले लिया गया है और उसकी जाँच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। रानीपुर में नव संतवर के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा एक भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला संघ संचालक महेंद्र सिंह ने नवीन सब्जी मंडी में स्वयंसेवकों को दंडाभ्यास कराया, जिसके बाद गणवेशधारी स्वयंसेवकों के साथ बैंड बाजे और अगवनी के पथ संचलन को शुरू किया गया, जहां मार्ग के दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रचारक महेंद्र सिंह ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक तन मन धन से भारत माता की सेवा के लिए समर्पित हैं। पथ संचलन के अंत में नवीन सब्जी मंडी पर बौद्धिक विचार विमर्श हुआ, जिसमें जिला संघ प्रचारक महेंद्र कुमार ने बताया कि राष्ट्र भावना और देशभक्त जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। इस आयोजन में मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी और रानीपुर चौकी इंचार्ज निखिल कुमार पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। साथ ही जिला कार्यवाहक धीरज कुमार, यज्ञ प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष प्रदीप पटेल, मंजूर अहमद मंसूरी, प्रदीप गुप्ता, अरुण चौधरी, पार्षद नितिन कुशवाहा, वैभव चौधरी, सुधीर जैन, अनुराग गुप्ता, सौरभ राय सहित अन्य प्रमुख लोग उपस्थित रहे। मऊरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइम की रिपोर्ट। नासिक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विक्रम देशमानी के आदेश पर अवैध व्यवसाय और सराइत अपराधों को नष्ट करने के लिए विशेष पथक से सिन्नर शहर और नासिक तालुका में छापे मारे गए, जिसमें परिवीक्षाधीक्षक अपराजिता घनोक्ति के नेतृत्व में छापेमारी के लोड़े गली में अवैध अम्लीय पदार्थों की बिक्री का पता चला। छापे में 9,944 किलो गांजा, 22 किलो 670 ग्राम भांग पाउडर और कुल तकरीबन 5,23,950 रुपए मूल्य का मुद्दित माल जब्त किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही जारी है। नासिक से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत खेरे की रिपोर्ट। चांदवड में सरकारी अस्पताल की स्थिति पर सवाल उठाते हुए एक गंभीर घटना सामने आई है। चांदवड तालुका के पारसूल गांव की 20 वर्षीय गर्भवती महिला वनीता उद्धव मोरे को सरकारी अस्पताल में इलाज न मिलने के कारण निजी अस्पताल में डिलीवरी करानी पड़ी। अस्पताल में डॉक्टर और नर्स ने उसकी कोई जांच नहीं की और दूसरे क्लिनिक जाने को कहा, जबकि उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे। बाद में मालेगांव अस्पताल में भी इलाज के लिए पैसे मंगाए गए। बता दें कि महिला को निजी अस्पताल का सहारा लेना पड़ा। इस घटना के विरोध में आदिवासी बालक समूह
समूह के अध्यक्ष सुनील मोरे और उनके सहयोगियों ने चांदवद उपजिला अस्पताल के सामने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से मांग की कि आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले डॉक्टरों और नर्सों की जांच कर उन्हें दंडित किया जाए। ये घटना सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल उठाती है और आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकारियों से तत्काल कार्यवाही की मांग की गई है। लग्न व्हायचं कारण असं आहे का मागच्या महिन्यामध्ये 11 तारखेला ही ताई इथं दवाखान्यात आली, सरकारी दवाखान्यामध्ये 11 तारखेला 6 वाजता आल्यानंतर आणि त्या ताईला त्या सिस्टर लोकांनी सांगितलं ताई तू इथं डिलिव्हरी होशील। मग त्यानंतर 12 तारखेला सकाळी तिला सांगितलं का तू इथून मालेगावला जाय, नाही तर तुझं पोरग पोटात मेलंय आणि तू पण मरून जाशील, असं घाबरून त्यांना इथून तिकडे ट्रान्सफर करून दिलं त्यांनी मालेगाव दवाखान्यामध्ये। मग तिथून पण त्यांच्याकडे काही डॉक्टर लोकांनी सिस्टर लोकांनी कोणीतरी पैशाची मागणी केली तर त्यांच्याकडे रुपया पण नव्हता। त्यांचा नातू मोटरसायकलीवरती त्यांच्यासोबत जायला होता तर त्यांनी एका पोराकडून 100 रुपये आमच्यासारखे समाजकार्याकडून 100 रुपये घेऊन आणि त्या गाडीत पेट्रोल टाकून या ताईला मोटरसायकलीवरती बसून 9वा महिना चालू असताना त्यांच्या अंगावरती पाणी चालू असताना तिथून मोटरसायकलीवरती बसून आणि चांदवडला द्वारका हॉस्पिटलला आणलं आणि तिथं मग ते निकम डॉक्टरांनी त्या ताईची डिलिव्हरी केली आणि त्या बाळाचा पण जीव वाचला आणि त्या ताईचा पण। आणि हे डॉक्टर सांगता का ते बाळ पोटात मेलंय। मग त्या निकम साहेबांनी डिलिव्हरी केली, त्यांना बोलले का तुम्ही घाबरू नका, काहीच झालेलं नाहीये डिलिव्हरीच्या वेळेस। मग हे बाळ आज एकदम सुरक्षित आहे, ताई सुरक्षित आहे। मग इथं हे पगार कशाचा घेत्या? इथं बसल्या हे पेशंटला हे पूर्ण स्टाफ आहे ना फक्त सिस्टर लोकांवर चालू आहे, इथं डॉक्टर उपलब्ध राहत नाही, कोणीच नाही। आणि इथं ते नवनाथ आव्हाड आहे वरचे वरिष्ठ आहे, त्यांना विचारायला गेलं तर हे या डॉक्टर लोकांना पाठीशी घालत्या, म्हणजे इथं काहीतरी स्कॅम मोठा चालू आहे, यांना कोणी विचारत नाही ना, याच्याकडे लक्ष देत नाहीये, हे एकमेकाला पाठी घालत्या। म्हणजे प्रत्येक पेशंट आलं इथं दलित आदिवासी समाजाचं गोरगरिबाचं कोणाचं पण आलं हे फक्त मालेगावला ट्रान्सफर करा तर म्हणजे एवढा मोठा उपजिल्हा रुग्णालय हा चांदवडमध्ये इथं जर काही उपचारच होत नाही तर हा बंद करून द्या दवाखाना। यांना फुकटाचा पगार कशाला देतो सरकार? हे इथं बसून तुम्ही एखादा कधी पण आलं तर डॉक्टर मध्ये राहत नाही, सिस्टर फोन करता काय काम आहे तुमचं सांगा आणि हे ते। म्हणजे आज इथं ही परिस्थिती आहे, याच्यावरती लक्ष घातलं पाहिजे आणि जो स्टाफ 11 तारखेचा याची चौकशी करून आणि याच्यामध्ये कोण कोणाचा हात आहे यांना सस्पेंड केलं पाहिजे, मी ही मागणी करतो। आज इथं नंग अग्नावश्यक आज अंडरपॅन्टवर आहे, उद्या इथं पुरा नागडा होईल आणि त्या डॉक्टरांना काय लागत असेल ते सर्व दिली तर मी। आणि जर तरी पण त्यांचं मन भरत नसेल तर इथं अंत्यदेय करेल मी माझ्या समाजासाठी, माझ्या गोरगरीब समाजाला यांनी त्रास द्यावा नाही आणि मालेगाव घडी रेफर करावं नाही, यांची ड्युटी यांनी बजावा आणि इथं जे काम आहे ना ते यांनी रिक्सर केलं पाहिजे आणि आमच्या समाजाला लांब इकडे पिळवणूक नाही केली पाहिजे। आज गरीब आहे, 100-150 रुपये रोजाने काम करून त्यांचं परिवाराचं निवर्तन करतात ते। एवढ्या लोकांनी 50-50 हजार रुपये कुठून आणायचं? त्या द्वारकाधीशचं बिल 35,000 रुपये या ताईने पोत घाण ठेवली आणि 4 शेतकऱ्यांकडून 10-10 हजार रुपये आणून आणि दुसऱ्याची पोत घाण ठेवून ते बिल भरलंय। अशी अवस्था तर ह्या सरकारी दवाखान्याच्या डॉक्टरांनी आणली यांच्यावरती। काय सांगत आम्ही इथं सरकारी दवाखान्यामध्ये 11 तारखेला 6 वाजता आणलं पोरीला, इथं 6 वाजता आणलं तर इथं रातभर ठेवलं, यायनं गोळ्या औषध काहीच दिलं नाही। त्यांचं माझं भांडण झालं, मी घरी घेऊन गेले, पोरीचे हाल व्हायला लागले, मी परत इथं घेऊन आले, यांच्या पाया पडले का घ्या तुम्हाला कुठं पाठवायचं तिथं पाठवा। यायनं मालेगावला पाठवलं, मालेगावला सुद्धा माझ्या पोरीला काहीच लक्ष दिलं नाही, वर पाणी प्यायची तर खाली पाणी पडायचं, त्यानं तिथं म्हणत धुळ्याला जाऊ द्या। मग मी माझ्या मनानं काय म्हटलं का माझ्या मागं माणूस नाही, जर यायनं मला इथून मालेगावला पाठवलं, मालेगाववरून जर धुळ्याला पाठवलं, धुळ्यावरून जर कुठं नेलं तर मी पुरी करू काय, कमी जास्त झालं तर मी काय करू? मी एक तिथं तुमच्यासारखे असे समाज जमेल होता, माझा 9वीचा मुलगा आहे ते गेलं, म्हणे दादा तुमच्या पाया पडतो मला काहीतरी मदत करा 100-1 रुपयाची। त्या माणसाने मदत केली, 100 रुपयाचं पेट्रोल टाकून दिलं आणि द्वारकाधीशला आणलं माझ्या पुढला रात्री 2 वाजता। त्या निकम सरांनी माझ्या नाताचा आणि पोरीचा जीव वाचवला, यांनी काहीच केलं नाही। आमचे आदिवासी लोक म्हणते लोकांना हे नाही अकली नाही म्हणते लोकांना, इथं डॉक्टर बोलले पोरग पोटामध्ये मरेले म्हणा, ही पोरगी पण मरून जाणार आहे म्हणा, माझा जीव घाबरला। नासिक से सीनियर संवाददाता संजय जाधव की रिपोर्ट। सोनभद्र में पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्यवाही में उड़ीसा से प्रयागराज ले जाई जा रही 8 क्विंटल गांजे की बड़ी खेप बरामद की गई है। शाहगंज थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार और एसओजी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कंटेनर को रोका और तलाशी में तकरीबन
1 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य का गांजा पकड़ा गया है। तस्करों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है, जबकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। इस सफल अभियान से नशे के व्यापारियों में हड़कंप मच गया और पुलिस ने आगे की भी कार्यवाही शुरू कर दी है। और उड़ीसा से ये पकड़ा जा रहा है गांजा, उड़ीसा का होता है। देखिए, उड़ीसा से इधर आने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। उस स्टेट में लगभग फ्री है, इसको परिवहन लगभग मुफ्त है। और दूसरी बात है कि बिना गिरोह के कोई इस तरीके के काम होते नहीं हैं। एक गिरोह का एक ऐसा व्यक्ति होगा जो वहाँ पे इनको खरीद करके देता होगा, जिसकी सप्लाई है। यहाँ कोई रिसीवर है जो इनको रिसीव करता होगा। ये तो परिवहन करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से एक गिरोह है जिसमें इस तरीके के सारे लोग शामिल हैं। क्या पुलिस विभाग की तरफ से सर इनको कुछ इनाम भी रखा है? हाँ, पुलिस विभाग की तरफ से इनको 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। इसमें सर्टिफिकेट। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। सोनभद्र में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर मां गौरी की पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब उमड़ा। चौपन का प्राचीन कैलाश मंदिर 1963 में स्थापित हुआ था, जब रेलवे कर्मचारियों को पूजा के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। स्थानीय लोगों और रेलवे कर्मचारियों के सहयोग से भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की स्थापना की गई, जिससे श्रद्धा बढ़ी और दुर्गा जी, हनुमान जी, शीतला माता और शनि देव के मंदिर भी बने। मंदिर में दैनिक खर्च को संभालने के लिए 25 वाणिज्यिक दुकानें खोली गई, जिनका किराया आज मात्र 250 रुपए है। मंदिर में साल भर 5 से 6 बड़ी कार्यक्रम होते हैं और चैत्र नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं को नारियल, फल और सूजी का हलवा प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जो दशमी के दिन विशाल भंडारे के साथ संपन्न होता है। चौपन का प्राचीन मंदिर कैलाश मंदिर, और यहाँ की क्या क्या विशेषता है आइए जानते हैं। मंदिर के सचिव पृथ्वी सिंह जी से ये बताएंगे इस मंदिर की क्या विशेषता है और यहाँ से जो लोग भी मुरादें जो मांगते हैं वो पूर्ण होती है। आप पृथ्वी सिंह जी है, इस मंदिर की विशेषता बताएं। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ शुरू से ही ये ट्रस्ट के हिसाब से चलता है। दुकानों की किराया जो है इतना कम है जो संसार में कहीं नहीं होगा, जैसे 250 रुपये दुकान का किराया। इस महंगाई के ज़माने में जो है 250 रुपये में दुकान का किराया और मंदिर का व्यवस्था। चंदा यहाँ नहीं मांगा जाता, यहाँ स्वेच्छा से दान दिया जाता है। जो भी अपने स्वेच्छा से 1 रुपया भी देते हैं, शहर से मंदिर के लोग ले लेंगे, उसमें कोई भी आदमी इसका विरोध नहीं करेगा। और उसी पैसे से भंडारा, उसी पैसे से बिजली का बिल, उसी के पैसे से पूरे मंदिर के स्टाफों का तनख्वाह पता नहीं कैसे हो जाता है, ये तो अभी तक हम लोग भी नहीं समझ पाए। और हम 24 साल से इस मंदिर में हैं। श्री व्यास मुनि पांडे जी और श्री कन्हैया लाल शर्मा जी प्रधान पुजारी जो थे, उन्होंने हमको लाया था। मैं उस योग नहीं था, फिर भी यहाँ लाए थे। तब से हमने देखा कि कैलाश मंदिर का एक भी रसीद कैलाश मंदिर का कोई मार्केट में नहीं काटा गया, फिर भी सब कार्यक्रम हो जा रहा है। और दुकानदार भाई भी हमारे अपना यहाँ शांति प्रिय ढंग से रहते हैं। अध्यक्ष जी हमारे श्री व्यास मुनि पांडे जी हैं, वो हर तरह से सहयोग करते रहते हैं। इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? इस मंदिर का स्थापना 1963 में हुई। ये मटुकधारी नाम के एक उनके लड़के सब अभी यही हैं, उन्होंने इसको दान दिया था ज़मीन को। करीब 4 बीघे का प्लाट है ये। और उस समय से इसमें बहुत छोटा सा मंदिर था, रेलवे के कर्मचारी लोग के सहयोग से ये बनी थी नारदन के ज़माने में। और उस समय से क्योंकि यहाँ शंकर जी का कोई भी लिंग नहीं था जिस पर जल डाला जाए। अगर आपको शंकर जी का जल डालना होता तो फिर अघोरी किला जाना होता, जहाँ की नदी को क्रॉस करने में पुल भी नहीं था। सुबह जाएं तो रात में आना पड़ता था। इस सुविधा के हिसाब से इनको प्रथम शंकर जी का स्थान दिया गया था। और यहाँ पर जो है पूजा पाठ उस समय से होता है। रेलवे स्टाफ को दिक्कत होता था, यहाँ के लोकल लोगों को होता था, तब से ये चल रहा। और आज तक जो है इसके लिए किसी से दबाव नहीं डाला गया कि आप ये करिए वो करिए। जिनकी जो इच्छा होती है आके करते हैं, सब फ्री है, किसी का रोक टोक नहीं है। ना यहाँ कोई अध्यक्ष है, ना सचिव है, बस एक नाम मात्र का है। सब सेवक हैं। हम लोग झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। देखिए डिस्टेम्पर भी हम लोग अपने हाथों से किया था, क्योंकि यहाँ पैसा उतना तो आता नहीं है। स्वेच्छा के हिसाब से जो पैसा आएगा उसी हिसाब से काम होता है और किसी को कोई दोषारोपण नहीं किया जाता। जितने लोग सहयोग कर रहे हैं ये लोग निस्वार्थ भाव से सहयोग कर रहे हैं। किसी का ये नहीं है कि कोई पद मिल जाए तो करें, ये अपने से पद बना दिया जाता है एक, जैसे कि काम करने। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट।
नागदा में प्रीति जैन हत्याकांड का खुलासा हो गया है, जिसमें पड़ोसी यशवर्धन सिंह को आरोपी बताया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर यशवर्धन को गिरफ्तार किया है, जिसने वारदात को कबूल किया। 24 मार्च को यशवर्धन प्रीति जैन की छत पर गिरा ईयरबड लेने गया, वहीं प्रीति ने उसे चाटा मारा, जिससे आक्रोशित होकर यशवर्धन ने बिरसी से सिर पर मार दिया और भाग गया। प्रीति की 30 मार्च को उपचार के दौरान मौत हो गई। आरोपी को एक दिन के रिमांड पर भेजा गया ताकि आगे की पूछताछ की जा सके। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में अन्य बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी मृतिका के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था ताकि किसी को शक न हो। पुलिस अधिकारियों को समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने सराहा है। पुलिस को मिली सफलता के बाद श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष मनीष जैन, महावीर इंटरनेशनल के वीर राजेश गेड़ा, आशीष जैन, शुभम जैन, विजय तातेड़, राजा करवाटक, श्री पिम्बम, सुरेंद्र कांकरिया आदि ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का बहुमान किया। साथ ही साथ इस दौरान एसआई राजेश कलमी, एएसआई प्रतीक यादव, प्रधान आरक्षक सुनील सिंह बैस समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि लगभग 15 कॉन्फ्रेंस इसलिए महत्वपूर्ण है कि 15 दिन पहले भी पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का 36 घंटे में खुलासा किया था। आज फिर से नागदा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक और ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है, जिसमें एक वरिष्ठ महिला नागरिक की हत्या हुई थी। घटनाक्रम में पुलिस को 28 मार्च को सूचना प्राप्त हुई थी कि 24 मार्च को गुलाबाई कॉलोनी में एक वरिष्ठ महिला नागरिक जिनकी उम्र 68 वर्ष है और नाम उनका प्रीति जैन है, उनके साथ मारपीट हुई है। पुलिस ने तुरंत ही इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि वरिष्ठ महिला नागरिक इसमें उनके साथ घटना हुई थी, इसलिए तुरंत ही इसका संज्ञान लेते हुए अपराध पंजीबद्ध किया और माननीय एसपी साहब ने विशेष पुलिस टीम का गठन किया। हालांकि दुर्भाग्य की बात है कि 2 दिन बाद ही उनकी मृत्यु भी हो गई, परंतु इस दौरान पुलिस ने लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे देखे, 50 लोगों से पूछताछ की, कई मुखबिर भी मामूर किए। मुखबिरों से कहा गया कि कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो बताया जाए। इस दौरान पुलिस ने सभी तकनीकी साक्ष्यों को संकलित कर लिया था। ऐसे एक मुखबिर ने कल बताया कि एक व्यक्ति जो पड़ोस में रहता है, जिसका नाम यशवर्धन सोलंकी है, थोड़ा घबराया सा दिख रहा है, अगर उससे पूछताछ की जाए तो शायद कुछ पता लग सकता है। जब उसको बुलाया गया परिवारजनों के साथ, उससे पूछताछ की गई तो पहले उसने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पहले ही सारे चीज़ों को बारीकी से देख लिया गया था पुलिस के द्वारा, तो वो ज़्यादा देर तक गुमराह नहीं कर पाया। अंत में उसने जुर्म स्वीकार किया और उसने पूरा घटनाक्रम बताया। घटना ऐसा हुआ कि उस जो लड़का पड़ोस में रहता है, तो उसका ईयरबड्स मृतिका के घर पर गिर गया था। जब वो उठाने वहाँ पर गया तो मृतिका को शक हुआ कि कहीं वो चोरी के इरादे से तो नहीं आया है, तो उसने उस पर आरोप लगाया कि तू चोरी करने आया है और तुझे पुलिस में तेरी शिकायत कर देंगे, और एक थप्पड़ भी मारा, जिस पर उसको बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से के आवेश में उसने महिला को वहीं पे ही रखी हुई सीमेंट की 2 विलसी से उस पर वार किया, जिससे महिला को गंभीर चोट आई। उसके पश्चात उनको इलाज के लिए यहाँ जनसेवा अस्पताल नागदा में ले जाया गया। उसके पश्चात उनको आगे उज्जैन में रेफ़र किया गया, जिसके पश्चात उनकी 30 मार्च को मृत्यु हो गई। उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। मामला इसलिए महत्वपूर्ण और नागदा पुलिस के लिए हो जाता है क्योंकि 4 दिन बाद, घटना के 4 दिन बाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसी कोई मारपीट की घटना हुई है, जिसमें तमाम तरह के लोग भी प्रवेश कर गए थे, जिससे साक्ष्य प्रभावित हो सकते थे। पर पुलिस की टीम ने लगातार बिना सोए बिना खाए पिए लगातार इसमें जांच की और इसका निराकरण कर दिया है, जिस पे ये दिखाता है कि नागदा पुलिस और पूरी उज्जैन पुलिस कैसे वरिष्ठ महिलाओं के लिए, वरिष्ठ सभी नागरिकों के लिए और सामान्य नागरिकों के लिए कैसे तत्पर है। इस पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने पुलिस टीम को 10,000 का इनाम भी घोषित किया। सर, आरोपी पूर्व में भी अपराधी है क्या? नहीं, आरोपी के पूर्व में कोई अपराध नहीं है। जैसा मैंने बताया कि उसी वक्त आवेश में आकर, क्योंकि उसे थप्पड़ मारा था, जलील उसे महसूस हुआ था, इस वजह से उसने। उज्जैन के नागदा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।